हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम 6th क्लास की साइंस का 5वां चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि यहाँ पे हमको एक शब्द मिलता है जिसका नाम है पृथक्करण। ठीक है, तो ये पृथक्करण होता क्या है, तो हम आपको बता दें। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, सिंपल भाषा में आप ऐसे ही समझ सकते हो। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। जैसे कि चाय हमने बनाई है, ठीक है, हम उसको छानते हैं, चाय अलग कर लेते हैं और उसकी चाय की पत्ती अलग कर लेते हैं। चावल है, उसमें गंदगी को बीनते हैं। ठीक है, दूध या दही में से हम मक्खन को निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम अलग कर रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका पृथक्करण कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे चैप्टर में। यहाँ पे लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो हमने कई बार अपने घर में ही कभी यानी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, हम छलनी से आटा छानते हैं, चाय से पत्ती को छानते हैं। ठीक है, दही और दूध जो होता है, उसकी मलाई जो होती है, उससे हमने मक्खन बनते हुए देखा है। ठीक है, मक्खन से हमने दही बनते हुए देखा है। हम डेली ऐसा कुछ ना कुछ अपने घर पे ही देख लेते हैं जहाँ पे पृथक्करण का काम होता ही रहता है। यहाँ पे बोला इन्होंने, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो मैंने पहले ही दे दिया है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जा रहा है। तो भाई मक्खन कैसे निकाला जाता है, उसका मंथन किया जाता है। मंथन आपको नहीं पता है तो आपने मंथन वाली कहानी तो पढ़ी होगी। ठीक है, भगवान विष्णु के टाइम पे जहाँ से अमृत निकला था, ठीक है, विष निकला था, अमृत निकला था। विष को तो शंकर जी पे गए थे और जो अमृत निकला था उसको देवताओं में बांट दिया गया था। वहाँ पे कुछ चालाकी तो की गई थी, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर राक्षस अमर हो जाते तो बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, सारे देवता जो थे वो समाप्त हो जाते और यहाँ धरती पे इंसान नहीं रहते। फिलहाल हम यहाँ पे कथा तो नहीं सुनाने बैठे हैं, हम तो यहाँ पे पढ़ाने बैठे हैं। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। तो हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है कि हम कपास के जो पौधे होते हैं उससे हम कपास के गोलक निकालते हैं, जो फूट जाते हैं उनसे हम कपास को निकालते हैं। उसमें फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है तो हम क्या करते हैं, कपास को ओटना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मैं अपने बच्चे की बात करूं, ओजस की बात करूं, उसे मटर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो मिर्च तो वैसे खा ही सकता है क्योंकि मिर्च वो खा लेगा, वो बात अलग है, लेकिन उसे मटर जो है, पीस जो है, बिल्कुल पसंद नहीं हुए। तहरी बनाओ या कुछ भी ओट्स वगैरह होते हैं या तहरी बनी, क्या बोलते हैं वो जो, हाँ, पोहा बना, इन सब में वो क्या करता है, मटर अलग कर देता है। तो वो अलग करने का मतलब ही क्या हुआ, उसने कौन सा काम किया है, पृथक्करण का काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है। मतलब जैसे कि आपको 2 टोकरियाँ दी गई हैं, एक टोकरी दी गई है, उस टोकरी में क्या है, आम भी है, अमरूद भी हैं। आपसे कहा गया कि भाई आम एक साइड कर दो, अमरूद एक साइड कर दो। तो आप क्या करो, एक बर्तन उठाओगे, आम अलग कर दोगे, अमरूद अपने आप ही अलग हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये जो आपने अलग करने का काम किया है ये क्या है, पृथक्करण है। अब मुझे नहीं लगता आपको पृथक्करण में कोई भी प्रॉब्लम रही होगी। तो सीधा मतलब है, पृथक्करण का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करना। ठीक है, उसका प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी विधि से अलग करो। ठीक है, पर अलग करने का मतलब हमारा पृथक्करण ही होता है।
यहाँ पे लिखा है ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आम और अमरूद की बात की गई थी, तो आम भाई हमारे आम भी बड़े होते हैं, अमरूद भी बड़े होते हैं, वो हमारी आँखों से, चाहे आप आपकी आँखें कितनी भी खराब क्यों ना हो, ऐसा भी नहीं कि आप अंधे हों, ठीक है, सॉरी ऐसा कुछ में नहीं मुझे बोलना चाहिए, फिर भी जैसे कि आप छूकर ही पता लगा सकते हो कि ये आम है कि अमरूद है, ठीक है, आप उसको आसानी से पृथक कर सकते हो। पर अगर पृथक करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हों तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसकी अलग करने की कई सारी विधियां होती हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कल्पना कीजिए आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, आपको एक कोई चीज़ पे बाउल वगैरह कुछ भी दे दिया जाए, उसमें आपको रेत भी भर दी जाए और साथ में नमक भी भर दी जाए। रेत भी हमारी महीन होती है, नमक भी हमारा महीन होता है, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि भैया नमक को अलग करो, रेत को अलग करो, इस तरीके से जैसे कि हमने हाथों से उठा के अमरूद और आम को अलग किया था, क्या इस तरीके से नमक का एक एक दाना आपके लिए बीनना आसान रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आप कर ही नहीं पाओगे। नमक और रेत को अलग इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको अगर आपको अलग करना है तो इसकी एक अलग विधि होगी और जो गंदी बात होती है, ठीक है। तो यानी हर चीज़ को पृथक्करण के लिए अलग अलग कई विधियाँ जो होती हैं वो दी हुई होती हैं। यहाँ पे ये पहली कह रही है कि परंतु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। भाई आवश्यकता इसलिए होती है, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें उसे पृथक करना पड़ेगा। अगर हमें चावल खाने हैं तो चावल में से गंदगी निकालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया गया है क्रियाकलाप नंबर 1, ये कह रहा है सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आपने यहाँ पे हमको क्या आपने प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक सारणी दी गई है, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे जब दूसरे पेज पे चलते हैं, हमको यहाँ पे एक 5.1 सारणी दी गई है जिसमें हमारा लिखा हुआ है हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जो सारणी दी गई है, ये जो सारणी थोड़ी अव्यवस्थित हो गई है। अव्यवस्थित हो गई है इसका मतलब थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया है, कोई किसी से मैच हो गया है, कोई किसी से मैच हो गया। तो चलिए इसमें 3 हेडिंग्स जो दी गई हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है पृथक्करण प्रक्रम, दूसरा लिखा है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, तीसरा लिखा है पृथक्कृत अवयवों का हम करते क्या हैं। जैसे कि पहला पृथक्करण प्रक्रम, मतलब हम किसका पृथक्करण कर रहे हैं वो चीज़ हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर लिखा है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, मतलब हम पृथक्करण क्यों कर रहे हैं, वो जो उद्देश्य है वो हमें ढूंढना है। फिर पृथक्करण अवयव, जो हम जिसको पृथक्करण करते हैं उन अवयव जो हमारे निकलते हैं उनका हम करते क्या है, वो बात हमें यहाँ पे ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला वाला चावलों से पत्थर को पृथक करना। क्या लिखा है? चावलों से पत्थरों को पृथक करना। भाई चावल से जब हम पत्थरों को पृथक करते हैं तो मतलब चावल में गंदगी होगी, ठीक है, पत्थर पड़े हुए हैं, उनको हम अलग करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चावल को बना देंगे तो हम खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है, जो पत्थर हैं वो उस चावल में बेकार चीज़ है, अनुपयोगी चीज़ है, हमें उनको निकाल कर फेंक देना है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरी हेडिंग दी गई थी, इसमें ये जो तीन दिए गए हैं इनमें से ही हम ढूंढते हैं कि चावल वाला किसके साथ फिट होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक करना। तो भाई 2 भिन्न इसमें पदार्थ हैं पर उपयोगी नहीं है, एक ही उपयोगी है, चावल उपयोगी है, पत्थर हमारे लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है, मतलब ये इससे मैच नहीं करेगा। फिर है अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, तीसरा हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे
जो हमारा अनुपयोगी वाला अवयव है इसको हम दूर कर रहे हैं, ठीक है। पत्थर फिलहाल हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, पत्थर को हम खाएंगे तो वैसे तो हम खाते तो हैं ही नहीं, पत्थर को खाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो हमारे लिए हानिकारक ही क्या होंगे, ठीक है। इसका मतलब पहला वाला इससे हमारा मिल जाएगा। अब हमें इस वाले को मैच करना है। यहाँ पे लिखा है पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं, तो हमने जो अवयव मतलब पत्थर को बीना था हम उसको क्या करेंगे, फेंक ही तो देंगे। तो पहले ऑप्शन में लिखा है हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, फिर लिखा है हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, ठीक है, फिर लिखा है हम अवयवों का उपयोग करते हैं। भाई उपयोग तो नहीं करेंगे, ठीक है, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। ये जो हमने मतलब पत्थर निकले हैं ये हमारे क्या हैं, अशुद्धियाँ हैं या ठोस अवयव हैं। तो हमने पत्थर जो है वो ठोस आकृति होती है, इसका मतलब ये जो है इसके बाद हम पहला वाला ऑप्शन करेंगे। हम ठोस अवयव जो मिले हैं हमको, पत्थर जो मिले हैं उनको हम फेंक देंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। तो दूसरा वाला लिखा है यहाँ पे मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। भाई जब हम मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं तो हमारा दही अलग हो जाता है, साथ में मक्खन अलग हो जाता है। मतलब दही का भी हम यूज कर लेते हैं और जो मक्खन निकलता है उसका भी हम यूज करते हैं। तो मतलब दोनों ही उपयोगी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिखा है दो भिन्न, पहले वाले ऑप्शन में हमारा क्या लिखा है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक करना। ये वाला तो हमारा हो ही चुका है। इसको पढ़ते हैं, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना। तो हानिकारक तो है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला जो है हमारा इससे मिल गया। अब उसके बाद हम क्या, यहाँ पे लिखा है हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, तो ये वाला जो है हमारा इससे मिल गया, ठीक है। अब चाय की पत्ती वाला जो है वो हमारा किससे मिल जाएगा, तो यहाँ पे है चाय की पत्ती वाला हो जाएगा, चाय की पत्तियाँ पृथक करना। तो ये मिल जाएगा अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, ठीक है, उपयोगी है नहीं। और इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन बचा है, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, ठीक है। ये जो हमने निकाला था वो अशुद्धि थी, तो हमने उनको क्या किया है, फेंक दिया है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें सारणी में, बस आप खुद ही पढ़ोगे, आप खुद ही समझ जाओगे कैसे मिलान करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या लिखा है, प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग का मिलान कर सकते हैं। तो ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। फिर आगे यहाँ पे लिखा है हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो भाई बिल्कुल बात सही है, कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं एक बार हमें ज़रूर चेक कर लेना चाहिए उसमें कोई अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ या कोई अशुद्धि तो नहीं मिली हुई है, ठीक है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने दूध और मक्खन को, दही और मक्खन को अलग किया था। फिर यहाँ पे लिखा है पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप तथा अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में भिन्नता होती है। मतलब हमारे यहाँ तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, पदार्थों की। एक तो ठोस होती है, एक हमारी द्रव होती है, एक हमारी गैस होती है। अब तीनों में भी अशुद्धियाँ हमारी किसी न किसी फॉर्म में होती हैं, ठीक है। उनको भी मतलब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इनका आंसर बस यही बनता है जाके। आगे लिखा है पृथक्करण की विधियाँ। तो पृथक्करण की विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, जिसमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। मतलब वही बात हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी। तो कुछ हमारी विधियाँ ऐसी हैं जो हम अपने डेली घर में यूज़ करते हैं या यूज़ करते हुए किसी न किसी को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहली विधि जो दी गई है वो दी गई है हमारी हस्तचयन, ठीक है। हस्तचयन ये विधि क्या है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलो आपको एक सिंपल सी फॉर्म में बता देते हैं। हस्तचयन जैसे चावल से हम पत्थरों वगैरह को बीनते हैं तो हाथ से बीनते हैं ना, उसके लिए किसी मशीन की नहीं आवश्यकता होती है, ठीक है। ये जो हम काम करते हैं हाथ से बीनने वाला जो काम करते हैं उसको कहते हैं हस्तचयन। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना, हाथ से चुनना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के कण
पाते हैं? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण या अन्य खाद्य कण हैं? मतलब आपको अब चेक करना है कि ये जो आप अनाज का पैकेट लाए हो इसमें क्या कोई अशुद्धि है या नहीं, क्या इसमें अन्य कोई कण है या नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पे उन्होंने कही है। फिर ये कह रहे हैं अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक करना है। मतलब आपको जो भी, अगर आपको अशुद्धि मिल रही है, जो भी आपको गंदगी मिल रही है, आपको अपने हाथों से ही निकाल कर अलग करना है। ठीक है, मतलब पृथक करना है। फिर यहाँ पे लिखा है हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक है, तो हम किसको क्या कर लिखा है, हस्त चयन की ये जो विधि है इससे हम क्या कर सकते हैं, गेहूं या चावल हुआ, दाल हुआ, इनमें जो मिट्टी के कण होते हैं या पत्थर होते हैं इनको हम हाथों द्वारा अलग कर सकते हैं। इनमें जो मिली हुई अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, उनको हम हाथों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि कहलाती है। मतलब जब हम भाई चावल खरीदने जा रहे हैं तो चावल तो ज़्यादा होगा, हाँ अगर हाँ थोड़ी बहुत गंदगी होगी तो ज़्यादा तो इतनी 10 ग्राम 50 ग्राम इतनी होगी, तो उनको उस हिस्से में एक बड़े से हिस्से में से थोड़ी बहुत गंदगी निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और उसमें टाइम भी नहीं लगता है। किसी भी मशीन किसी भी टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस हम अपनी आँखों से उस गंदगी को देखते हैं, अपने हाथों से उसको निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो एक आदमी है, बोरा लेके बैठा हुआ है और इसने एक प्लेट निकाल ली है। वो क्या कर रहा है, उसमें से गंदगी जो, जैसे कि मान लो ये गेहूं ही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अनाज के पत्थर के टुकड़ों का हस्त चयन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उसमें से गंदगी को चुन चुन कर अपने हाथों से निकाल रहा है। आप यहाँ पे ज़मीन में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गंदगी डली हुई है, ये अपने साफ चीज़ें जो है, मतलब जो भी अनाज इसके पास है, ठीक है, वो उसको प्लेट में अलग करता हुआ जा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, अगर सुनना है, ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के सुन लो। नहीं, मुझे यहाँ पे देखना है। देखना नहीं, हम तुम्हें बाद में दिखा देंगे, हमको पढ़ाने दोगे। ठीक है। अगर हम कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी साइंस की क्लासेस जो हैं कंटिन्यू कर दी हैं, तो इसे साइंस के जो टॉपिक होते हैं इसे इंटरेस्ट आता है, खड़ा हो जाता है कि तो, लेकिन सही नहीं लगता। आप भी सोचोगे मैम तो कुछ भी हैं, कैसे भी पढ़ाने लगती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, सब मेरे सामने बैठा है तो उस पर बैठ के ध्यान से सुनता रहता है कि मम्मा क्या पढ़ा रही है। अच्छी बात है उसका सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला जो टॉपिक है हमारा, अगली जो विधि है वो हमारी कौन सी है, थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग में क्या लिखा है, आपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर लगे देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे कि अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो या कभी आप गाँव गए हो, वहाँ पे खेत वगैरह होते हैं, तो क्या होता था जब हमारे ये बालियाँ वगैरह गेहूँ के जो पौधे होते हैं सूख जाते हैं, मतलब जब हमारा अनाज पूरी तरीके से पक जाता है तो इनको काट के इनके गट्ठर बना के रख दिए जाते हैं। उन्हीं गट्ठर की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, अनाज ये जो हमने गट्ठर बनाए हैं, गट्ठर जो होते हैं कुछ दिन के लिए ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। गट्ठर डालने का रीज़न ये होता है कि जो उन्होंने ये जो पौधे काटे हुए हैं, सूखे पौधे काटे हुए हैं, वो उनमें जो अनाज है वो अच्छी तरह से सूख जाए। ठीक है, इसलिए उनको कुछ देर धूप में कुछ दिन के लिए अच्छे से सुखाया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। ये तो फालतू बात है, मतलब अब इतने सारे गट्ठर हैं, इतने सारे पौधे हमने काट के रखे हुए हैं, तो उनमें भाई अनाज जो हैं बहुत ही सारे होंगे, तो इसका अंदाज़ा लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब फालतू क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा है किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करेंगे। तो ये मेन पॉइंट ये है कि भाई हमने इतने सारे गट्ठर तो लगा दिए हैं, अब हम इनमें से ये जो अनाज है इनमें, ठीक है, तो इस फसल से जो हमें अन्न मिला है, इस अन्न को हम कैसे अलग करेंगे, तो इसकी भी एक विधि होती है जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग वो कहते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या लिखा है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको डंडियों से तोड़ना संभव नहीं होता। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ये कह रहे थे जैसे कि हमारे आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, ठीक है, हमें अगर आम चाहिए, अमरूद चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं या किसी न किसी विधि से उनको उन फलों को तोड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। पर ये जो हमारे जो हमने फसल उगाई थी, जैसे गेहूँ की हुई या चावल की हुई, ठीक है, तो ये जो हमने फसल उगाई थी इनमें तो बहुत, ये तो हमारे गेहूँ के दाने, चावल के दाने, तो गेहूं के दाने, चावल के दाने बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको एक एक करके बीनना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो इनको इन दानों को, इन कणों को, इन अनाज के दानों को निकालने की एक अलग विधि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। आपको इस तरीके से कोई भी आप यूट्यूब पर देख लो, एक एक लाइन का मतलब किसी भी ने भी नहीं समझाया होगा। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप खुद ही चेक करिएगा, कोई क्रियाकलाप आपको नहीं पढ़ाता है, बस की पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको सिर्फ की पॉइंट पढ़ने चाहिए। अगर कोई हमारे क्लास में चैप्टर दिया जा रहा है, उस चैप्टर में हर एक लाइन का अपना एक मतलब होता है, उसका एक देने का रीज़न होता है। तो अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवा घंटा लगेगा, ठीक है, आपका चैप्टर जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको की पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जोजेस स्टडी साइंस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं वीडियो फॉर्म में भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। कुछ क्लासेस डली हुई हैं और यहाँ पे मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो वहाँ पे इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको अगर चैप्टर पढ़ने हैं बाकी, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, ये एक किसान है, ठीक है, इसके यहाँ पे गट्ठर लगे हुए रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, गट्ठर में से कुछ अनाज को उठाता है, एक बड़ा सा पत्थर लेता है, क्या करता है, उस पत्थर पे बहुत तेज़ से पीट रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, भूसा भूसा अलग हो जाएगा और दाने दाने जो हैं अलग क्या होगा, वो एक ही जगह पे गिरेंगे, लेकिन दाने जो हैं उस जो पौधे, जो सूखे हुए पौधे से, उनमें से अलग होके गिर जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम उस भूसे और अनाज के जो दाने हैं उनको पृथक करने के लिए अलग विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। इन्होंने अभी बताया है डंडियों से पीटते हैं, तो कई सारी विधियां हो सकती हैं। आप जैसे अनाज, ये जो सूखे हुए पौधे हमारे रखे हुए हैं, ठीक है, ये हम इनकर बहुत तेज़ से डंडियाँ चलाते हैं, इनको खूब पीटते हैं, तो ये भूसे से अलग हो जाते हैं अनाज। और बार बार घंटी बजा रहा है, सिलेंडर वाला होगा फिर। तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारी अगली विधि दी गई है वो है हमारी निष्पावन, ठीक है। निष्पापन क्या है, निष्पापन को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप नंबर 3। यहाँ पे लिखा है सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। क्या बोला है, सूखी रेत, लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को इनके माप जो है समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इनको पृथक करना संभव है? तो भाई हस्तचयन द्वारा इनको पृथक करना संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल महीन महीन दोनों चीज़ें, मतलब जो दोनों चीज़ें हैं वो एकदम ही महीन चीज़ें हैं, तो उनको हाथ से चयन करना तो संभव है ही नहीं। ये कह रहे हैं अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में
कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है जब दोनों अवयव रेत एवं बुरादा, ठीक है, एक ही स्थान पर गिरते हैं तो क्या कोई ऐसा अवयव ऐसा संभव है, मतलब क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुए? तो इन्होंने एक निष्पावन विधि की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एक एज ए क्रियाकलाप बोला है, मतलब दो चीज़ों को मिश्रित करना है। उनमें से जैसे लकड़ी का बुरादा लिया है और रेत ली है, रेत तो हमारी भारी होती है, लकड़ी का बुरादा हमारा हल्का होता है। तो इन्होंने क्या किया है, उसको किसी प्लेट पे रखा है, किसी ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जो काफ़ी ऊंचा है, वहाँ पे उन्होंने उसको हल्का सा टेढ़ा करके धीरे धीरे गिराया। ठीक है, धीरे धीरे जब उन्होंने उस चीज़ को गिराया तो हमने देखा कि जो चीज़ हल्की थी वो दूर जाके गिरी और जो चीज़ भारी थी वो हमारे पास में ही गिरी आके। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम कहीं ना कहीं, मतलब हम जब ऊंचाई पे खड़े होते हैं तो हमको हल्की, अगर हवा चल भी नहीं रही होगी तो भी हमें हल्की हवा का एहसास होता है। अगर हवा चल रही हो तब तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जिस फ्लो में हवा चलती है उसी हवा के कारण जो हमारी हल्की चीज़ होती है, जैसे लकड़ी का बुरादा हुआ, वो हमारा दूर जाकर गिरेगा और जो भारी चीज़ जैसे कि रेत है वो हमारे पास आकर गिरेगी। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? निष्पावन विधि कहते हैं। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे लिखा है कि किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसी किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने ये बात तो हमने आपको समझाई दी, ठीक है। और यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम जो हमारा दिया गया है ये निष्पावन का है। यहाँ पे आप एक औरत को देख रहे हैं जो कि स्टूल पे खड़ी हुई है और इसके हाथ में एक सूप है, इसको हम सूप बोलते हैं। ठीक है, हमारी हवा का फ्लो जो है इस तरफ है, तो सूप जो है हल्का तिरछा किया तो जो अनाज और हमारे जो अन्य उसमें भूसा मिला हुआ था, धूल के कण जो थे वो धीरे धीरे गिरने लगे। हवा तो हमारी इस साइड में चल रही थी ना, तो धूल के कण और जो हमारा भूसा वगैरह था वो हमारा दूर जाके गिरा जाके। ठीक है, अभी भी लेकिन जो धूल के कण जो भारी थे वो अभी भी इसमें मिक्स है। ये हम अभी नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से हमारा शुद्ध हो चुका है, बिल्कुल, मतलब सिर्फ हमको अनाज मिला है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है अभी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इसमें इसकी सफाई जो है निष्पावन विधि से हो जाती है। भूसा जो है होता है जो काफ़ी बड़ा बड़ा और हल्का होता है वो हमारा दूर जाके गिरता है। ठीक है, तो यही विधि जो होती है वो हमारी कौन सी विधि होती है? निष्पावन विधि है। निष्पावन विधि के बाद भी कई सारी हमारी विधियाँ उपयोग की जाती है जिससे हमें बिल्कुल बिना अशुद्धि वाला अनाज जो है वो मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जबकि भूसे को हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमको भूसा मिलता है ना, ठीक है, जो दूर जाकर गिरा था, उस भूसे को हम चारा बना के अपने जानवरों को भी खिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट विधि जो दी गई है वो है हमारी चालन विधि। तो अभी तक हमने कितनी विधियाँ पढ़ी हैं, हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहली विधि जो है वो हमने पढ़ी थी हस्त चयन की। हस्त चयन विधि में क्या करते हैं, जैसे कि हमें अगर चावल बीनना है तो चावल में चावल भी हैं, उसमें कुछ पत्थर के रूप में, छोटे छोटे पत्थर के रूप में अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। तो क्या करते हैं हम उसमें चावल को हाथों से, चावल में मिली हुई जो गंदगी होती है, अशुद्धि होती है, उसको हाथों से बीनकर अलग कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं हस्त चयन विधि। दूसरी हमारी विधि थी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग विधि में क्या करते हैं, हम किसी भी अनाज को हम बालियों से अलग करने के लिए या उस सूखे हुए पौधों से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे या तो किसी बड़े पत्थर पर जोर जोर से पीटते हैं या उसको वो जो बालियां होती हैं उनको किसी डंडी से जोर जोर से पीटते हैं, जिससे क्या होता है उस हमारे जो सूखे हुए पौधे होते हैं उनमें से अनाज जो होता है वो हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, वो अनाज जो होता है वो पौधों में ही होता है, जिसको अलग अलग करके निकालना मुश्किल होता है। इसी वजह से हम ये विधि अपनाते हैं।
हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तीसरी जो विधि है वो हमारी कौन सी विधि है, निष्पावन की विधि है। निष्पावन विधि अभी अभी हमने पढ़ी है, जिसमें हमने क्या किया था, जैसे कि हमने भूसा हमने पौधों से अनाज को अलग किया था, जिसमें हमारा कुछ भूसा भी आ गया था। हमें उस भूसे को अनाज से अलग करने की आवश्यकता हुई, जिसके लिए हमने क्या किया, हम एक ऊंचाई पे खड़े हो गए। फिर हमने अनाज और भूसा जो हमारा था एक में ही जो मिक्स था हमारा, उसको हमने गिराना स्टार्ट किया। तो हवा के प्रभाव के कारण भूसा हमारा दूर हो गया, अनाज हमारा हमारे पास गिर गया। मतलब दोनों चीज़ जो है वो हमारे अलग अलग हो गए। ये विधि थी हमारे निष्पावन की। नेक्स्ट विधि जो है वो है हमारी चालन की। ठीक है, चालन विधि में क्या लिखा है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं और तथा उसमें से आटा डालते हैं। जैसे कि हम अपने घर में देखा है कि भाई रोटी बनाने से पहले हम उसका आटा का डो बनाते हैं, और डो बनाने से पहले भी हमें क्या होता है, जो हमारा आटा होता है उसको हम इस चालनी से छानते हैं। तो छानने से क्या होता है, से क्या होता है, मोटे मोटे जो हमारे कण होते हैं, या ठीक है क्या कहते हैं, आटे का जो मोटा मोटा आटा होता है वो हमारी चालनी में रह जाता है, और महीन महीन जिसकी रोटियां, क्योंकि महीन आटे की रोटियां हमें अच्छी लगती है ना, तो ये महीन महीन आटा है जो इसमें छन के आ जाता है। तो ये विधि जो होती है वो चलनी की या छन्नी के द्वारा की जाती है। जैसे चाय छानना भी इसी में ही आता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। तो वही मतलब है, बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाएंगी, छोटे छोटे जो कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। मतलब जो गेहूं जो होते हैं उनको पीसने से पहले सबसे पहले तो क्या किया जाता है, उसमें जो गंदगी होती है, अशुद्धि होती है, उनको दूर किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं। ठीक है, मतलब हमको जो अनाज चाहिए था सबसे पहले हमने थ्रेसिंग की थी, उसके बाद निष्पावन किया था। लेकिन हमने आपको बताया था निष्पावन जब हमने किया था तब भी हमारी कुछ शुद्धि जो थी अभी भी रह गई है। भूसा जरूर थोड़ा बहुत अलग हुआ है, पर अभी भी इसमें अशुद्धि थी। तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए ये जो इन्होंने विधि बताई है वो चालन विधि बताई है। फिर ये कह रहे हैं, आपने इसी प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ और पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। मतलब जैसे कि जब हम घर वगैरह बनता है तो बालू और मोरंग वगैरह छानी जाती है, तो एक बड़ा सा चालना होता है और उसमें हम बालू और मोरंग को डालते हैं ताकि उसमें बड़े बड़े पत्थर कंकड़ जो होते हैं वो दूर हो जाए, इसलिए ये काम किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा दिया है क्रियाकलाप नंबर 4। यहाँ पे लिखा है, कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। मतलब आपको एक प्रयोग दिया गया है, आपको घर से एक चालनी लानी है, थोड़ा सा आटा लाना है, फिर आपको छान के दिखाना है, फिर प्रयोग करना है कि भाई चालनी में हमारा मोटा मोटा पदार्थ, मोटा मोटा आटा रह गया है, लीजिए हमारा महीन महीन आटा आता है। ठीक है, फिर यही बताया है। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने लिखा है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर होता है पृथक करने में किया जाता है। मतलब जिनकी आमाप का मतलब क्या है, आमाप वर्ड यहाँ पे बार बार आ रहा है लेकिन मैंने आपको इसका मतलब नहीं बताया। आमाप का मतलब होता है माप, जैसे कि पत्थर की माप मान लो इतनी है और आटा जो बहुत महीन होता है इसकी माप इतनी है। ठीक है, मतलब उनका साइज, ठीक है, माप से मतलब है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे 3 विधियाँ दी गई हैं वो हैं अवसादन की, निस्तारण की और निस्यंदन की। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों क्या, इसमें जितनी भी हमारी विधियाँ दी गई हैं सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, मतलब हैं। ठीक है, और 4 विधियाँ जो हैं वो हमने करा दी हैं। कौन कौन सी हमने विधियाँ कराई हैं, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन। 4 विधियाँ जो हैं वो करा दी हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। मतलब क्या होता है कि कभी कभी ये जो हमने 4 विधियाँ पढ़ी हैं इनके द्वारा भी हमें जो अशुद्धि होती है उसको अलग करना संभव नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ
पे लिखा है उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो जाते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? भाई मिट्टी को क्या आप बीन सकते हो? नहीं बीन सकते हो। मतलब चावल में भी थोड़ी सी मिट्टी हो गई है, या कह लो कि किसी और अनाज में जैसे दाल में भी मिट्टी हो गई है, आप इसको हाथों से बीन नहीं सकते हो। इसको ये जो विधियाँ दी गई हैं इनसे हम नहीं दूर कर पाए हैं, तो क्या करेंगे? तो इन्होंने लिखा है प्राय पकाने से पहले चावल अथवा दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उस पर चिपकी हुई मिट्टियाँ जो मतलब अशुद्धियाँ जो होती हैं वो पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे बात बोली गई है। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? हम क्या करते हैं, मिट्टी को हटाने के लिए हम चावल ये या अनाज वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको हम पानी से धुलते हैं। ठीक है, पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो हमारी तैरने लगती है, और जो अनाज जो होता है वो हमारा तली में बैठ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस मिट्टी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, पानी को बहा देते हैं तो हमारी मिट्टी जो है वो बह जाती है पानी के साथ। इस तरीके से हमें शुद्ध अनाज जो होता है, बिना इम्प्योरिटी का अनाज जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है फिर बाहर निकाला जाता है। ये तो आपने घर में देखा ही होगा, जब चावल को साफ़ करते हैं तो हल्का सा टेढ़ा करके हाथ लगा के, ताकि चावल के दाने ना गिरे। ठीक है, इस तरीके से साफ़ किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, घर में देखा होगा। फिर यहाँ पे लिखा है, और आपको बताते हैं जल जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोगी तंत्र मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। तो मतलब जब हमने क्या किया था, इसमें अनाजों में हमने मिट्टी वो क्या बोलते हैं, अनाज में मिट्टी थी उसमें हमने क्या किया था, पानी डाला था। ठीक है, तो क्या हुआ, अनाज तो हमारा भारी होता है तो वो हमारा तली में बैठ गया। मिट्टी हल्की थी तो वो पानी के साथ मिक्स हो गई, मतलब मिलकर ऊपर आ गई। तो हमने क्या किया, बर्तन को थोड़ा टेढ़ा किया, निकाल दिया जो भारी चीज़ें थी। ठीक है, जो भारी अवयव थे वो तली में नीचे बैठ गए थे। इसी चीज़ को क्या बोला है इन्होंने, अवसादन। इसी जो प्रक्रिया हो रही थी इसी को इन्होंने अवसादन बोला है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन का निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब जैसे कि जब भारी अवयव तली में बैठ गए, उस प्रक्रिया को बोला है, उस प्रक्रम को बोला है अवसादन। ठीक है, जब उसको हमने वो जो बैठ गए थे हमारे तली में अवयव, फिर उस बर्तन को धीरे से, मतलब वो हमारे जो अवयव है वो ना हिले, सिर्फ मिट्टी पानी के साथ बह जाए, मतलब हल्का सा टेढ़ा करके उस जल को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निस्तारण कहते हैं। मतलब निकालना, नी से निस्तारण, नी से निकालना। आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है। नी से निस्तारण, नी से निकालना। ठीक है, अवसादन में क्या होता है, नीचे में हम बैठ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया गया है जहाँ पे क्या लिखा है, किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। यहाँ पे इन्होंने जल लिया है और जिसमें मिट्टी को मिक्स कर दिया है। तो भाई जल है, मिट्टी है, तो दोनों की बात करते हैं। तो मिट्टी हमारी भारी हो गई, मिट्टी भारी हो गई तो मिट्टी हमारी ज़मीन में बैठ गई। तो हमें इस मिट्टी वाले पानी को शुद्ध करना है, ये विधि हमको दी जा रही है। तो हमारी मिट्टी नीचे बैठ गई, तो कुछ जो लेकिन अभी भी पानी जो है हमारा कुछ गंदा है। ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी के बहुत हल्के वाले कण हैं वो पानी के साथ अभी भी हैं, पर जो भारी मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिट्टी जो है हमारे नीचे ही है, हमने हल्का सा इसको टेढ़ा किया और जो हमारा ऊपर वाला पानी था हमने उसको अलग निकाल दिया। तो ये जो नीचे बैठने की प्रक्रिया थी इसको हमने अवसादन बोला। ठीक है, और ये जो हमने ये दूसरी गिलास में ऊपर वाले पानी को निकाला, इसको हमने निस्तारण बोला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कह रहे हैं यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक में बट जाता है। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बना लेते हैं उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है। मतलब जब क्या होता है, तेल और जल
तेल अगर मिक्स हो जाते हैं या कोई 2 तेल अलग अलग मिक्स हो जाते हैं तो हम कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद, कुछ दिन की ज़रूरत ही नहीं होती, कुछ घंटे बाद ही हम देख सकते हैं कि उनकी 2 लेयर मिल जाती है। जैसे कि मिट्टी का तेल और जल हमारा अगर एक ही में है, हमने उनको मिक्स किया है तो हम कुछ देर बाद देखेंगे तो मिट्टी का तेल जो है वो हमारे पानी के ऊपर अलग से लेयर बना लेगा और जल में हमारा जरा सा भी मिट्टी का तेल नहीं होगा। जो भी सारा मिट्टी का तेल है वो हमारे ऊपर लेयर बना लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे से उसको टेढ़ा करेंगे और मिट्टी का तेल जो है उसको अलग निकाल लेंगे। तो यही निकालने की विधि हमारी निस्तारण हो गई है। यही बात इन्होंने बताई गई। फिर इन्होंने बोला है, आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं। मतलब क्या करते हैं, ये कह रहे हैं जो निस्तारण की, वैसे तो हम चाय की पत्ती से अलग करने के लिए हम छन्नी का उपयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम निस्तारण विधि से ये काम करें तो क्या होगा, निस्तारण विधि से अगर हम ये काम करेंगे तो हमको कुछ हद तक सफलता मिलेगी, मतलब कुछ हद तक हमको चाय जो है मिलेगी, पर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हमारी चाय की पत्ती भी आ जाएगी। मतलब ये जो है पूरी तरीके से हमको प्योर चीज़ नहीं देती है। फिर ये कह रहा है, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्ती छन्नी में रह जाती है? इसी प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। मतलब जो आपने निस्यंदन से वो निस्तारण से आपने क्या किया था, चाय की पत्ती को अलग किया था, ठीक है, चाय की पत्ती को अलग कर दिया और चाय को अलग कर दिया, लेकिन हमने जब देखा कि उसमें अभी भी चाय की पत्ती है तो हमने क्या किया, छन्नी का प्रयोग किया, जिसको हमने फ़िल्टर बोला है। तो हमने उस चाय जो हमने निस्तारित की थी, ठीक है, उसको हमने उस फिल्टर द्वारा फिर से गुजारा, मतलब फ़िल्टर से उसको पास कराया, या करो फ़िल्टर से उसको छाना, ठीक है। तो जो छानने की प्रक्रिया है, लिक्विड के छानने की प्रक्रिया को हम निस्यंदन कहते हैं। और जो हम ठोस वगैरह में छन्नी चालन का यूज करते हैं तो वो विधि चालन होती है। और जो हम लिक्विड को छानने की बात करते हैं, जैसे चाय की पत्ती को छान रहे हैं, शरबत को छान रहे हैं, तो ये बात हुई हमारी किसकी, निस्यंदन की बात हुई। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। जब हम किसी ठोस चीज़ को छानते हैं वो चालन होता है, जब किसी द्रव को छानते हैं तो वो निस्यंदन विधि होती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, अब सोचिए हम तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन दोनों में से कौन सी विधि अच्छी है? तो भाई निस्यंदन विधि जो है ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो फिल्टर में ही रह जाती हैं या छन्नी में ही रह जाती हैं, ठीक है। तो निस्यंदन विधि बिल्कुल बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको कौन सी विधि अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है, आइए हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए हम यहाँ देखें कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कभी हो जाता है कि हमारा नल से निकला हुआ पानी भी गंदा हो, या बरसात के बाद ये जो तालाब वाला होता है इसके पानी जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करने की विधि की बात की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो विधियां अभी तक पढ़ी हैं, क्या इन विधियों का यूज़ करके हम इस पानी को साफ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्या दूसरे गिलास का जल अभी पंकिल या भूरे रंग का है? अच्छा, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ क्रियाकलाप 5 है, सॉरी यार। तो यहाँ पे लिखा है, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। मतलब आपको गंदा पानी लेना है, यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दो, ठीक है। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो और जल को सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। मतलब आपको ध्यान से देखना है कि वो हिले ना, ठीक है। और फिर आपको अपना प्रेक्षण जो है उसको लिखते भी चलना है। फिर ये कह रहे हैं, क्या गिलास में जो मिट्टी है वो तली में बैठ गई है? तो बिल्कुल बैठेगी। अगर आपने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया है, बिल्कुल टच नहीं किया है, तो जो मिट्टी है वो हमारी तली में ज़रूर बैठ जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? तो भाई बिल्कुल बैठ गई। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, ठीक है। फिर ये लिखा है,
ऐसा क्यों हुआ है, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे। तो भाई ये जो हमने पढ़ा था, जब तली में मिट्टी बैठ जाती है तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अवसाधन कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। तो जो तिरछा करके जल अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, तो हमने इनके क्वेश्चन पूछने से पहले ही बता दिया, इसको निस्तारण कहते हैं। फिर लिखा है क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है। तो भाई पूरी तरीके से साफ तो नहीं हुआ होगा, अभी भी उसका जल जो है हल्का से पीले रंग का जरूर रहेगा। अब ये कह रहे हैं अब इसका निस्यंदन कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, निस्यंदन करना है। निस्यंदन में क्या होता है, हमें फिल्टर लगाकर उसको साफ करना होता है। ये कह रहे हैं चाय वाली छन्नी यह कार्य किया। आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये छन्नी की जगह पे कपड़े का यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग करके निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। मतलब क्या करना है, अब हम इस निस्यंदन करेंगे, मतलब हमारा जो इस बार फिल्टर जो बनने वाला है, निस्यंदन का कार्य जो करने वाला है, वो कौन करने वाला है, वो करने वाला है कपड़ा। कपड़े से हम इस पानी को छान रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं यदि जल अभी भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने देखा कि इस कपड़े से छानने के बाद भी अगर हमारा पानी गंदा है तो हम फिल्टर पत्र ले सकते हैं। ठीक है, फिल्टर पत्र ले सकते हैं, इससे हम निस्यंदित करेंगे। मतलब एक बार फिर से हम निस्यंदन करेंगे। फिर कह रहे हैं जिसमें छोटे छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिर ये कह रहे हैं फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते, फिल्टर पत्र पर यही रह जाते हैं। मतलब क्या करना है, फिल्टर पत्र कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हमें एक कोन टाइप में बना लेना है, फिर यहाँ पे ग्लास में रख लेना है और यहाँ से हमको पानी डालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमको साफ पानी जो है मिल गया है। तो इन्होंने निस्यंदन की प्रक्रिया जो है 2 बार की है, एक तो कपड़े के साथ की है। ठीक है, एक कपड़े के साथ की है और एक फिल्टर पत्र के साथ की है। बोलो नहीं यार। फिर यहाँ पे लिखा है साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो अब भाई आपने घर में अगर पनीर को बनते देखा होगा तो आपने देखा होगा क्या होता है, दूध को उबाला जाता है, उसमें नींबू का रस जो है निचोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद हमारा दूध जो होता है वो फटने लगता है, मतलब उस पनीर के टुकड़े और पानी जो है वो हमको प्राप्त होने लगता है। फिर हम उसमें निस्यंदन प्रक्रिया अपनाते हैं। निस्यंदन प्रक्रिया में क्या करते हैं, हम कपड़ा लेते हैं, इस कपड़े से उस पनीर को अलग कर लेते हैं और पानी को निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, निस्यंदन प्रक्रिया का यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट विधि जो है वो हमारी कौन सी है, वाष्पन विधि। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट विधि हमारी कौन सी है, वाष्पन विधि है। यहाँ पे क्रियाकलाप नंबर 6 दिया गया है। एक बीकर में थोड़ा सा जेल लेकर इसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अच्छी तरह हिलाइए। मतलब क्या करना है, एक आपको ग्लास लेनी है, उसमें आपको जल डालना है, उसमें आपको 1 चम्मच नमक डालकर उसको अच्छे से घोल देना है। फिर यहाँ पे लिखा है क्या आप इस क्रियाकलाप में जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करिए, जल को उबालकर उड़ने दीजिए। मतलब जल को उबालकर उड़ने दीजिए, बीकर में क्या बचता है। तो भाई वाष्पन प्रक्रिया क्या होती है, तो हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। इन्होंने क्या किया है कि एक गिलास लिए है, उसमें जल भर लिया है और उस जल में इन्होंने क्या किया है, 1 चम्मच नमक मिला दिया, अच्छे से मिला दिया। भाई नमक मिलाने से जल का जो कलर है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, वो हमारे पानी की तरह ही रहेगा। फिर ये क्या कर रही हूँ, उस जो ग्लास वगैरह जिसमें भी बर्तन में इन्होंने पानी लिया था उसको इन्होंने गर्म करने दिया है। ठीक है, अब गर्म
करने दिया है, फिर क्या कर रहे हैं, गर्म जब इसको कर रहे हैं तो भाप हमारी बन रही है, ठीक है, भाप बन के उड़ रही है। तो ये कह रहे हैं ये जो भाप बन रही है उसको उड़ने दीजिए। फिर जब भाप पूरी तरीके से, पानी हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो हमको नीचे क्या मिलेगा, नमक मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास नमक मिला हुआ पानी है और उसमें से हमें नमक अलग करना है तो हम क्या करेंगे, वाष्पन विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें क्या होगा, पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगी। वाष्प जिसको हम भाप बोलते हैं, आम भाषा में वाष्प को हम भाप बोलते हैं, वो बनकर उड़ जाएगी और नीचे हमारा नमक रह जाएगा। तो जो हमारा नमक हमको मिलता है, समुद्र, हम जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है या नमकीन होता है, तो समुद्र के जल से ही हम क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो समुद्र के जल से नमक जो बनाया जाता है कुछ इसी विधि से बनाया जाता है। क्या किया जाता है, समुद्र के किनारे कुछ हम अलग बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना लेते हैं, उसमें हम समुद्र का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और सूर्य की रोशनी से उसमें उस पानी का क्या होता है, वाष्पन होने लगता है, ठीक है, जिससे पानी जो होता है भाप बन के उड़ जाता है और नमक नमक रह जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जल को उसके वाष्प में, मतलब भाप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो जैसे कि आप कभी जल को भरकर रख दीजिए, मतलब एक गिलास में पानी को भरकर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसमें कुछ पानी जो है वो कम हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जहाँ पे पानी है तो वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया खुद ब खुद होती ही रहती है। ठीक है, क्योंकि हमारे वातावरण में एनर्जी है, इस वजह से। ठीक, ये कह रहे हैं कि आपके विचार से नमक कहाँ से आता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथलों गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये बात तो है, मैंने आपको पहले ही समझा दी है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो भाई, ये हमारा समुद्र दिया गया है। यहाँ पे इस तरीके से गड्ढे बना दिए गए हैं, इनमें समुद्र का पानी जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है और जब वाष्पन हो जाता है सूर्य की वजह से तो नीचे हमें नमक प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। मतलब हम एक से अधिक विधियाँ जो है पृथक्करण की यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। मतलब क्या होता है, प्रायः हम देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को शुद्ध करना है, उसकी अशुद्धियाँ अलग करनी है, तो अक्सर होता है कि एक विधि के द्वारा, सिर्फ एक विधि के द्वारा उसे पर्याप्त शुद्ध नहीं किया जा सकता। हमें कई विधियों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, मतलब हम उसको एक से अधिक विधियों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप नंबर 7। ये कह रहे हैं रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। तो हमें क्या करना है, क्रियाकलाप 7 में रेत ली है, नमक ली है, उसको मिश्रण कर, मतलब मिश्रित कर लेना है। आप इसे कैसे पृथक करेंगे, हमने पहले भी देखा है, हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारित नहीं है। मतलब कि जब हमने देखा था कि नमक और रेत को हमने मिलाया था तो हमने क्या किया था, हम ये कह रहे थे कि हस्तचयन विधि से करेंगे। तो भाई हस्तचयन विधि से इसको पृथक करना व्यवहारित नहीं है, इसका मतलब हुआ हम इसको हस्तचयन विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हस्तचयन विधि से हम क्या करते हैं, हाथों से गंदगी को निकालते हैं, पर यहाँ पे दोनों ही हमारे इतने ज़्यादा महीन हैं कि हम इनको हाथों से अलग नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है इस मिश्रण को बीकर में रखिए, इसमें कुछ जल मिलाइए, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप देखते हैं कि बीकर
क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? निस्तारित या निस्यंदन द्वारा पृथक कर लीजिए। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रित किया था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? तो यहाँ पे आप डायग्राम ये देख सकते हो। इसी डायग्राम के बारे में ही इसी से रिलेटेड बोला जा रहा है। अक्सर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, रेत ली है, नमक ली है, दोनों को मिश्रित कर दिया। अब ये चाहते हैं कि भैया हम रेत को अलग कर दें, नमक को अलग कर दें। हाँ, तो भाई इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, इसके लिए कई विधियां हैं, ठीक है, पर हम इसको हस्तचयन विधिवाद द्वारा बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो मिश्रण था इसमें इन्होंने पानी को मिला दिया, फिर इन्होंने मिक्स करके दोनों को, ये जो मिश्रण था उसको अलग थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो हमने देखा कि बालू तो भारी होती है, तो अब बालू जो है वो हमारी तली में बैठ गई, और नमक जो होता है जल में मिश्रित हो जाता है। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था नमक जो है जल में विलय है, तो नमक तो जल में विलय हो गया, मिल गया, अच्छे से मिक्स हो गया। पर बालू जो है वो विलय नहीं है, अविलय है, तो वो जल की तली में बैठ गई। जब जल की तली में बैठ गई तो हमने क्या किया, उसको निस्तारण विधि से उसका पानी जो है वो निकाल लिया। अब हमने पानी जो निकाला है उसमें तो हमारा नमक मिक्स है ना, तो अब हमें क्या करना है ना, हमने बालू को तो अलग कर दिया है, पर अभी भी हमारा नमक जो है वो अलग नहीं हुआ है, वो पानी में मिक्स है। तो इसके लिए क्या किया, इन्होंने पानी को उबालना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने केतली रखी है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, केतली में उन्होंने पानी को रख दिया है। पानी जो है जब उबलने लगा है तो उसमें से भाप जो है बनके निकलने लगी है, ठीक है, वाष्प जो है वो बनकर निकलने लगी है। वाष्प और भाप एक ही बात होती है। और ये वाष्प जो है, इन्होंने इस तरीके का एक बर्तन लिया है जिसके ऊपर इन्होंने बर्फ रख दी है, ठीक है। वाष्प जो है इस बर्तन से टकरा रही है और बर्तन हमारा ठंडा है, तो वो वाष्प बर्तन से टकराने के बाद वापस किस में कन्वर्ट हो जा रही है, पानी में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो मतलब हमको पानी अलग मिल रहा है, और जो हमारा केतली में क्या रह जाएगा, सिर्फ हमारा पानी पूरी तरीके से उड़ने के बाद या वाष्प बनने के बाद हमको वहाँ बर्तन में नमक मिल जाएगा। इस तरीके से हमने देखा हमारी रेत भी अलग हो गई, पानी भी अलग हो गया और नमक भी अलग हो गया। इन्होंने आगे यही लिखा होगा, लेकिन हम फिर भी पढ़ देते हैं। इन्होंने कहा है, एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो, प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव में बदल जाती है। तो भाई इस चीज़ को हम आपको बता देते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया है। क्या होता है कि जब भाप जो है प्लेट से टकरा रही है तो वाष्प जो है वापस से जल में जब कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प से जल में जब कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं संघनन। तो मतलब हमारी वाष्प क्या हो रही है, संघनित हो रही है। इसका मतलब वाष्प जो है वापस जल में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब वाष्प जो है वो क्या हो रही है, संघनित हो रही है, ठीक है। और जल का वाष्प में परिवर्तित होना, जल का भाप बनना वो वाष्पन कहलाता है, वाष्प का जल बनना संघनन कहलाता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, क्या आपने कभी पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, मतलब क्या आपने कभी जिस पात्र में थोड़ी देर पहले उबाला गया उस पर की प्लेट पर जल की बूंदों को देखा है। मतलब ये बात बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने देखा ही होगा, ठीक है, कोई चीज़ उबाली गई, दूध उबाला गया है, ठीक है, आपने उसको उस दूध को किसी प्लेट से ढक दिया आपने दूध को। तो आपने जब थोड़ी देर बाद प्लेट को उठाया, आपने उल्टा करके देखा, ठीक है, जिस साइड से ढका हुआ था वहाँ पे पानी की कुछ बूंदें आपको दिखती हैं। तो पानी की बूंदें वो संघनन की क्रिया के द्वारा ही बनी हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में क्या छूट जाता है, तो भाई केतली में सिर्फ नमक छूटेगा। फिर यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक कर लिया है, ठीक है। और निस्तारण से इन्होंने रेत से पानी को अलग किया था। निस्यंदन में क्या किया था, इन्होंने उसको छान लिया होगा, ठीक है, निस्यंदन में हम छानते ही हैं, लेकिन फिर वाष्पन में हमने उसको उबाला था और संघनन में उसको वापस पानी में कन्वर्ट किया था।
ठीक है। फिर तो आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप संयोजन में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग का ही पुनः प्राप्ति कर पाई है, अतः उससे कहाँ पे त्रुटि हुई है। मतलब क्या हुआ है कि ये जो पहली लड़की है, आपके बुक में जो पहली और बूझो चल रहे हैं उनमें से जो पहली लड़की है उसने इस प्रयोग को करके देखा। उसने नमक जो था, नमक का पूरा पैकेट यूज़ किया था, पर एट लास्ट में जो उसे केतली में नमक मिला है वो थोड़ा नमक मिला है। मतलब उसने कहीं ना कहीं पे गलती की है, तो वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। भाई हमने नमक तो ज़्यादा यूज़ किया था, हमको प्राप्त जो है वापस प्राप्त कम हो रहा है। इसका मतलब वो इस प्रयोग से संतुष्ट नहीं है, तो वो हमसे पूछे इसने गलती कहाँ की है। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। मतलब एक गिलास पानी है, क्या आप उसमें कितना भी नमक डाल दो क्या वो घुल जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। पानी किसी चीज़ को घोलने की एक लिमिट होती है, वो जो लिमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो वो अभी हम यहाँ पे जस्ट पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन हम आपको बता दें, जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि हम हमारे घर में शरबत हुआ, शरबत में इतनी फिलहाल शक्कर नहीं डाली जाती। जैसे कि हम पानी में चीनी डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं, हमने 10 चम्मच डाल दिए, 20 चम्मच डाल दिया, आधा किलो डाल दिया 1 लीटर पानी में। ठीक है, आधा किलो से ज़्यादा भी डाल दिया, 1 लीटर पानी में 1 लीटर चीनी भी हमने डाल दी। वो मतलब घोलते रहे वो घुल गई। लेकिन उसके बाद अगर हम उसकी लिमिट जो थी 1 लीटर पानी में, मान लो 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी के घुलने की लिमिट थी, पर उसके बाद अगर हम चीनी डालते हैं तो वो चीनी घुल नहीं रही है। जितना भी घुलने की कोशिश करो वो चीनी जो है घुल नहीं रही है। मतलब वो जो पानी है वो कैसा विलयन बन चुका है? संतृप्त विलयन हो चुका है। मतलब अब उसके अंदर इतनी लिमिट नहीं रह गई है वो थोड़ी सी भी चीज़ को घोल सके। ठीक है, तो उसी चीज़ को कहते हैं संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे इन्होंने क्रियाकलाप 8 दिया गया है। इन्होंने कहा है इस कार्य के लिए आपको 1 बीकर अथवा गिलास 1 चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर बिलोड़ित कीजिए। बिलोड़ित का मतलब होता है हिलाना। ठीक है, तो मतलब बीकर में आपको जल भरना है 1 कप, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के आपको हिलाना है। फिर जब तक कि यह पूरी तरीके से घुल ना जाए, अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक जो है मिलाते रहिए और हिलाते रहना है। मतलब आपको धीरे धीरे करके 1 चम्मच जो है उसमें बढ़ाते जाना है। फिर कह रहे हैं कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप पाते हैं कि कुछ अविलेयित नमक बच जाता है। मतलब हम नमक जो है बार बार मिलाते जा रहे हैं। एट लास्ट हमारे पास क्या हुआ कि जब हम नमक मिला रहे हैं वो नमक जो है वो पानी में घुल ही नहीं रहा है। नमक हमको साफ साफ दिख रहा है। फिर ये कह रहे हैं और बीकर की तली में जो है वो नमक बैठ जा रहा है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन जो है कैसा विलयन बन चुका है? संतृप्त विलयन बन चुका है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में, मतलब यहाँ पे जो पहली ने गलती की थी अपने प्रयोग में, तो वो उस गलती का आंसर जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जल में क्या किया जा रहा है, नमक को घोला जा रहा है। तो पहली ने रेत में अधिक मात्रा में नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं आखिर ये क्या कहना चाह रही है। यहाँ पे लिखा है यहाँ एक संकेत है कि जो बताता है उस समय संभवतः क्या गलत हुआ था जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया
ठीक है। अविलेय नमक जो था रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या को हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए, उसके पास मिश्रण में सारे नमक घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं था। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता था? मतलब क्या करना है, पहली ने गलती क्या थी? इस जो पूरा पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये निकला कि भाई पहली ने गलती क्या की थी। पहली ने जब अपना प्रयोग किया था, रेत में जब नमक मिलाई थी, तो उसने जितनी उस पानी में नमक घोलने के लिए चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा, मतलब जो संतृप्त विलयन बनाने की लिमिट होती है उससे कहीं ज़्यादा उसने नमक जो था उस विलयन में डाल दिया था। तो उसके विलयन में नमक ज़्यादा हो गया था। नमक जब ज़्यादा हो गया था, जब उस नमक को घोला गया था, तो जितना ज़्यादा नमक था वो जो था वो रेत के साथ रह गया। अब जब इन्होंने निस्तारण किया था तो वो जो नमक था वो रेत के साथ ही अलग हो गया, मतलब वो रेत में मिला रह गया जाके। और जितना पानी में नमक था वो हमको प्राप्त हुआ वाष्पन और संघनन के विधि के द्वारा, ठीक है। तो वो जो रेत में नमक था, अब उसको वापस से जल में अगर ये घोलेंगी तो घुल जाएगा, वापस से वही प्रयोग करेंगी दोबारा से तो उनको वापस जितना नमक कम पड़ा था वो वापस उनको नमक मिल जाएगा। इसका यही एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है क्रियाकलाप 9, बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। मतलब हमें नमक उतना ही डालना है जितना हमारा नमक घुल सके। अगर इसके बाद अगर हम नमक डाल रहे हैं वो ना घुल रहे हैं तो मतलब हमें एक्स्ट्रा नमक की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या बनाना है, एक संतृप्त विलयन बनाना है। मतलब मैक्सिमम नमक हमें इतना ही डालना है कि वो हमारा घुल सके, ठीक है। फिर लिखा है अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें अधिक नमक घोला जा सकता है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या जैसे कि आपने इसमें थोड़ा और नमक ज़्यादा डाल दिया जो कि अब घुल नहीं रहा है, वो तली में बैठ रहा है, तो आप इस विलयन को क्या कर देंगे, गर्म करके देखें। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या गर्म करने पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा नमक था वो घुल रहा है क्या नहीं। तो इसका मतलब ये अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या गर्म करने पर हम और अधिक नमक को मिला सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे इन्होंने लिखा है इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई दे रहा है? मतलब जैसे कि हमने इस चीज़ को, इस विलयन को जब गर्म किया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, नमक जो है वो हमारे पानी के साथ मिक्स हो गया। लेकिन जब वापस से हमारा ये पानी ठंडा हुआ तो जो एक्स्ट्रा नमक था वापस से हमारी तली में बैठ जा रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। मतलब अगर संतृप्त विलयन हमारा तैयार हो चुका है, हम चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा नमक घोला जाए, तो इस विलयन को हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। लेकिन जब जैसे ही ये हमारा विलयन ठंडा होता है तो जो एक्स्ट्रा नमक होता है वो हमारी तली में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तो मतलब ये अब यही बात बता रहे हैं कि गर्म करने पर अधिक नमक को हम घोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप हमारा 10 है। ये कह रहा है 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए, तब तक विडोलित कीजिए जब तक वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालिए। मतलब वही काम करना है, हमें संतृप्त विलयन बनाना है, 1-1 चम्मच बढ़ाते जाना है, हमको घोलते जाना है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है 5.2 में लिखिए। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। मतलब आपको तैयार करना है एक चार्ट। यहाँ पे इस चार्ट जो दिया गया है 5.2, इसमें पदार्थ के नाम पर 2 पदार्थ दिए गए हैं, नमक और चीनी। अगर आप इसको किसी और के साथ प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हो। ये कह रहे हैं घुलने वाले पदार्थ में चम्मचों की संख्या लिखनी है। जैसे कि मान लो आधा कप आपने पानी लिया था, उसमें आपने 5 चम्मचों को घोल लिया। 5 चम्मच घोलने के बाद आपका विलयन जो तैयार हो गया है, संतृप्त विलयन तैयार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नमक के कितने चम्मच डाले, 5। अब आपको यही जो क्रियाकलाप है चीनी के साथ दोहराना है।
फिर ये कह रहे हैं इसको आप जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। ठीक है, 5.2 से आप जानकारी क्या प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है। अलग अलग पदार्थ हैं तो उनकी मात्रा भी अलग ही होगी। कोई ज़रूरी नहीं है नमक में आपके 5 चम्मच लगे हैं तो चीनी के भी 5 चम्मच लगेंगे। हो सकता है चीनी के ज़्यादा लग जाएं, हो सकता है चीनी के कम लग जाएं। ये सब आपको प्रयोग में ही मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे प्रयोग मैं करके दिखाऊं तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना होगा कि हाँ मैम हम चाहते हैं कि आप ये सारे प्रयोग जो हैं करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो भाई एक ही बात को ये हर बार 10 बार बताते हैं, इसीलिए पाठ का पढ़ना मतलब ये जो आपका अध्याय है इसको पूरा पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आप इस पाठ को पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, लगभग हमारे ख्याल से 1-1.25 घंटा हो गया है। अगर आपने इस पाठ को ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया है तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप बिना याद किए, बिना मतलब लिखे आप आंसर दे दोगे, क्योंकि एक बात को इन्होंने 10 बार किसी न किसी तरीके से किसी न किसी क्रियाकलाप में लाया है, जिसको आपको हर तरीके से रट जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो चयन है ये होता क्या है, निस्तारण होता क्या है, निस्संदन होता क्या है, अवसादन होता क्या है, ये आखिर ये संतृप्त विलयन क्या होता है। अगर आप इस चीज़ को रटने बैठोगे तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको हर एक आंसर अच्छे से रट जाएगा। ठीक है, तो रट जाएगा नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे कुछ प्रमुख शब्द हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख शब्द में पहला शब्द जो दिया गया है वो है मंथन। मंथन क्या होता है भाई? हम जानते हैं कि हमारा जब मक्खन बनाया जाता है तो एक मक्खन बनाते टाइम हमारे पास में कुछ होता है, हम उसकी फ़ोटो अगर खींच पाई, घर में तो है, ठीक है, मथनी उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको ऐसे से किया जाता है तो मक्खन ऊपर आ जाता है, दही नीचे रह जाता है, तो उसको मंथन जो ये इस तरीके से हिलाया जाता है, ठीक है, उसको गोल गोल घुमाया जाता है, यही हमारा क्या होता है? मंथन। जैसे जो मिक्सी होती है हमारी, मिक्सर ग्राइंडर, ये सब जो हमारे ये जार होते हैं, ये जो वर्क करते हैं मंथन पे ही वर्क करते हैं। पहले ज़माने के अभी यूज़ किया जाता है, मेरे घर में मम्मी अब उसी का ही यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है? मंथन ही होता है। इसी के ही कॉन्सेप्ट पे मिक्सी का आविष्कार हुआ है। ठीक है, संघनन। तो भाई संघनन आपको अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ इस चीज़ को। ये यहाँ पे जो भी सारी हेडिंग्स दी गई हैं इनको जरूर पढ़ लेना। ये जो सारी हेडिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संघनन क्या होता है? वाष्प से द्रव में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम संघनन कहते हैं। वाष्प से जल कह लो या द्रव कह लो, ठीक है, जल में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम संघनन कहते हैं। फिर लिखा है निस्तारण। ठीक है, तो निस्तारण क्या होता है? द्रव की तली में बैठे हुए अवयव को बिना हिलाए, ठीक है, बिना वो अवयव जो है वो नहीं हिलना चाहिए, पर बर्तन को हम तिरछा कर उसमें भरे हुए द्रव को दूसरे बर्तन में निकालने को हम निस्तारण कहते हैं। फिर है वाष्पन। ठीक है, तो जल का भाप बनकर उड़ना, मतलब भाप, जल के भाप में कन्वर्ट होना या वाष्प में कन्वर्ट होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। निस्यंदन क्या होता है कि ठीक है, निस्तारित किए गए द्रव को किसी छलनी या फिल्टर द्वारा छानने को, ठीक है, उसको हम छानने की क्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। फिर है हस्तचयन। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ या किसी भी चीज़ में, ठीक है, मिलाई गई अशुद्धि को हाथ द्वारा बीन कर या हाथ द्वारा चुन कर अलग करने की प्रक्रिया को हस्तचयन कहते हैं। संतृप्त विलयन। ठीक है, किसी भी द्रव में, संतृप्त विलयन फिर से बता देते हैं, किसी भी द्रव में घोली जा सकने वाली अधिकतम
अधिकतम मात्रा से बना हुआ विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसके बाद हम अगर उस चीज़ को दोबारा उस द्रव में घोलते हैं तो वो घुलता नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया है, संतृप्त विलयन हो गया। अवसादन क्या होता है, तो अवसादन हमारा क्या होता है, किसी भी द्रव में मिलाई गई अशुद्धि का उस द्रव की तली में बैठ जाने को अवसादन कहते हैं। फिर है हमारा चालन। ठीक है, किसी भी पदार्थ कह लो या किसी भी अवयव में मिली हुई अशुद्धि को दूर चालन, चलनी या छन्नी द्वारा अलग करने को, किसी भी ठोस, चालन होता है ठोस में, ठीक है, चलनी या छन्नी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालू वालू छान के हमारी अलग की जाती है, आटे में भूसी अलग की जाती है। ठीक है, विलयन क्या होता है, तो भाई जब हम किसी चीज़ में कोई दूसरा पदार्थ मिलाकर उसे घोल देते हैं तो वो हमारा एक विलयन बन जाता है। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग होता है खेती में कटाई की गई फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है, फसल से जो हमारी फसल काटी गई है उससे अनाज को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग कैसे की जाती है, थ्रेसिंग करने के लिए वैसे तो मशीन आती है जिनको हम थ्रेसर बोलते हैं। अगर थ्रेसर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको एक वो जो हमारा काटी गई फसल है उसको किसी पत्थर पे जोर जोर से पीटते हैं या उस फसल पर हम जोर जोर से डंडियाँ मारते हैं। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो हमारी थ्रेसिंग की होती है। फिर होता है निष्पावन। तो थ्रेसिंग की गई जो हमारी फसल होती है, जो हमारा अनाज होता है जिसमें कि हमारा भूसा मिक्स होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस अनाज और भूसे का जो मिक्सर होता है उसको हम ऊंचाई पर खड़े होकर, ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे थोड़ी हवा चल रही होती है, तो हम सूप से या किसी बर्तन से धीरे धीरे गिराते हैं, जिससे हवा के कारण वो हमारा हल्का पदार्थ दूर गिरता है और भारी भारी हमारा अनाज होता है, अनाज हमारे पास गिरता है। तो ये होता है निष्पावन। तो आपको थोड़ी ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हेडिंग थी आपको रिकॉल हो गई होंगी। अब करते हैं अपने सारांश की तरफ। तो सारांश में वापस से वही लिखा है, तो मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपको हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सारांश में पहला लिखा है हस्त चयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियाँ। मतलब ये जो सारी विधियाँ दी गई हैं वो हमारी किसकी विधियाँ हैं, ये हमारी पृथक्करण की विधियाँ हैं। ठीक है, फिर लिखा है अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब हम अनाज में जो भूसा और पत्थर छोटे मोटे वो पड़े होते हैं, जैसे चावल की यहाँ पे बात कर लें या दाल की बात कर लें, उसमें छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं, उसको हम हस्त चयन बीन कर ही निकालते हैं। फिर लिखा है भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यही जो आपको बताया ना, खड़े होकर उड़ाओ धूल से, मतलब धूल और क्या बोलते हैं भूसा अलग गिरता है जाके, वही बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं किसी मिश्रण के कणों को आमाप में अंतर का उपयोग चालन में निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक करने में किया जाता है। मतलब अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मतलब अगर निस्यंदन होता है द्रवों में, चालन होता है ठोस में। ठीक है, तो छलनी वाला छानना, छन्नी से छानना ही, दोनों में ही छलनी का उपयोग किया जाता है। पर छन्नी कहाँ, ठोस में छलनी को छानने को चालन कहते हैं और द्रव में छन्नी को छानने को निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है उसमें लिखा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। ठीक है, मतलब जो जली में बैठने को अवसादन कहते हैं और निस्तारण जो है उसको तली में बैठा हुआ है वो उसको बैठा रहने दो, बाकी जो ऊपर वाला जल है उसको निकालने को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको अब पता चल गई है, कई बार मैंने आपको बता दी है, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट रह गया है। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रह गया तो आप कमेंट करिए, मैं सबका आंसर देती हूँ। तो भाई आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।